यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या नीड थी, क्या आवश्यकता थी कि हम लोगों ने नालसा बनाया। नहीं, हम लोग नालसा के बारे में पूरा कुछ देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सभी कुछ देखेंगे। और इसका जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे आज, तो उसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे, लोक अदालत। बेसिकली लोक अदालत एक अलग टॉपिक है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। बट यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि भाई अगर आप लोगों को लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाना है, उनका आयोजन करवाना है, तो उसके लिए भी किसकी जरूरत थी भाई? नालसा की। एक्चुअली नालसा का एक फंक्शन ही है लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कराना, यानी कि उनका आयोजन करवाना। तो जब तक आप लोग नालसा नहीं पढ़ोगे, लोक अदालत को पढ़ना भी इनकम्प्लीट है ना, अपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं इसकी नीड को एक्सप्लेन करूंगा, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो आप लोग दो इमेज देख सकते हैं। अब इमेज फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें एक तरफ आपको अरिजीत सिंह दिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सलमान खान दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के विवाद हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, तो मामला कहाँ गया? किसी कोर्ट गया, सपोज करो किसी न्यायालय गया। तब होगा क्या? ये दोनों इतने कैपेबल हैं, इतने सक्षम हैं कि जो भी कोर्ट की फी होती है, या फिर आप कहो कि जो भी एडवोकेट होगा, वकील होगा, महंगे से महंगा एडवोकेट ये लोग रख सकते हैं। और इसमें जीत किसकी होगी? जो भी सही होगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग कभी भी इस चीज से नहीं हारेंगे कि इनके पास जो है लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, ठीक। पर दूसरी तरफ अगर आप ये वाला केस देखो, तो इसमें एक रिच पर्सन है सलमान खान, ठीक है। और दूसरा ये जो बंदा आपको इमेज में दिख रहा है, आप लोगों ने हिट एंड रन या फिर मैं बोलूं कि ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो मामला सुना होगा सलमान खान का, उसके प्राइम विटनेस है, यानी कि मुख्य गवाह है, ठीक है। अब सोचो मुख्य गवाह की ये हालत हो गई थी, तो अब सपोज करो कि कोई पुअर पर्सन होता जो केस लड़ता किसके अगेंस्ट में? सलमान खान के। तो हुआ क्या? सलमान खान के पास तो भाई इतना पैसा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद आप बात करें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, महंगे से महंगा वकील रख सकते हैं। पर जो दूसरी तरफ जो पुअर बंदा है, जो गरीब व्यक्ति है, क्या वो इस तरीके का जो खर्चा है, जो भी एक्सपेंस है, वहन कर पाएगा? तो आंसर है नहीं कर पाएगा। जबकि इस केस में क्या होता भाई? ये दोनों कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? जो एक गरीब व्यक्ति है उसको न्याय मिल पा रहा है क्या? नहीं। और यहीं से बात चालू होती है, और इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके कुछ आर्टिकल का उल्लंघन हो जाता है कि भाई जो एक गरीब व्यक्ति है उसको न्याय मिल पा रहा है क्या? नहीं। तो यहीं से नीड आती है किसकी? नालसा की। अब नालसा की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से आर्टिकल हैं भाई जिनका उल्लंघन हुआ, जिनका वायलेशन हुआ। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 है, पार्ट को हिंदी में बोलते हैं भाग, ठीक है। तो जो पार्ट 4 है, यानी कि जो भाग 4 है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसमें आपको मिलता है डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब इसमें एक आर्टिकल है 39A, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे 39 का। ये क्या बोलता है कि सभी को न्याय के क्या मिलना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यानी कि जस्टिस के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यानी कि न्याय के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि एक बंदा तो भाई हर कोर्ट तक जा सकता है, पर जो दूसरा जो गरीब व्यक्ति, क्या वो जा सकता है? नहीं जा सकता। तो क्या न्याय के समान अवसर मिले? क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी गरीब व्यक्ति को, या फिर मैं कहूँ कि एक वीकर सेक्शन को, कमजोर वर्ग को मिल पा रही है? तो आंसर नहीं। तो आप देखो 39A के पॉइंट 1 का क्या हो गया भाई? वायलेशन हो गया, यानी कि पॉइंट A का क्या हो गया? वायलेशन हो गया। अब 39A का ही अगला अगर मैं बात करूं, यानी कि इसके सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे कहा गया है इस आर्टिकल में कि जो भी गरीब और वीकर सेक्शन है, यानी कि जो भी पुअर और जो भी कमजोर, और क्या है भाई, आप ये बोल सकते हो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनको फ्री लीगल एड दिलाना, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता दिलाना। मतलब कि जो भी खर्चा आएगा, आप ये बोल सकते हो कि केस को लड़ने में, या फिर कहीं पर भी आप बोलो कि कोई भी एडवोकेट जो होगा उसकी फी देने में, सब कुछ उसको कैसे मुहैया कराना है? फ्री में कराना है, ठीक है, फ्री में कराना है। पर क्या अभी जो मैंने केस बताया उसमें मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। तो अब देखो ये वाला जो आर्टिकल है, इसका 39A का पूरी तरीके से क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ठीक। पर बात जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है, ठीक है। आप सभी जानते हो जो डीपीएसपी में, यानी कि पार्ट 4 में जो बातें कही गई हैं, वो आपको कब मिलेगी? जब गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून बनाएगी, और अगर कानून बनाएगी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात आप समझ चाहते हैं? यानी कि अगर ये चीजें आपको चाहिए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ेगा, यानी कि कानून तो लाना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कानून नहीं लाएगी तो ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। तो पहली नीड आपको देखने को मिल रही है किसकी? नालसा की। आखिरकार नालसा क्यों आया? तो यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारा दो आर्टिकल और ऐसे हैं जो क्या करते हैं भाई, जो प्रभावित होते हैं इससे, तो उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
पार्ट 3 में एक आर्टिकल है, आपका आर्टिकल नंबर 14 यानी कि अनुच्छेद क्रमांक 14। और ये क्या है भाई, ये हमारा एक मौलिक अधिकार में है, यानी कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इसमें यह बोला गया कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ या लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि सभी लोग समान है किसकी नजरों में, कानून की। सभी को कानून का इक्वल प्रोटेक्शन है। पर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। जो एक गरीब आदमी है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिल पा रहा है क्या? नहीं। पर कि जो रिच लोग हैं उनको आराम से मिल पा रहा है। तो देखो ये वाला आर्टिकल का भी क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। ठीक है, फिर आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई नीड तो है कि कुछ ऐसा करने की कि जो कमजोर वर्ग हैं, जो वीकर सेक्शन है, उन तक न्याय पहुंचे। देन एक और आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 22 का 1 अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बात कही जाती है कि अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसको कभी भी अगर आप लोग क्या करते हो भाई, अरेस्ट करते हो, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपको रीजन क्या है, आपको क्यों अरेस्ट किया गया, आपका गिरफ्तारी का आधार क्या है। ठीक है, तो इसकी बात तो यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पता चल जाता है भाई क्यों आपको अरेस्ट किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर दूसरी वाली बात यह है कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अधिकार होगा कि वो अपनी इच्छा से अपना मनपसंद क्या रख सकता है भाई, एडवोकेट रख ले, यानी कि वकील रख ले, यानी कि एक विधि व्यवसायी रख ले। पर आप जानते हो जो बहुत महंगे लॉयर होते हैं, क्या उनको ये लोग अफोर्ड कर पाएंगे? क्या उनको ये लोग फी दे पाएंगे? तो नहीं दे पाएंगे। तो आप देखो इसका भी क्या हो रहा है भाई, वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अपनी इच्छा से वो क्या एडवोकेट रख पा रहा है? नहीं रख पा रहा है। और यहीं से नीड होती है भाई इन सब चीज़ों को देखने के बाद कि अगर आपको गरीब लोगों को, पुअर लोगों को, कमजोर वर्ग के, वीकर सेक्शन के लोगों को न्याय देना है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और इसी के तहत अगर हम लोग बात करें तो बात है फ्रेंड्स 1987 की, यानी कि 1987 की। और अगर मैं बात करूं तो ये ईयर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इस साल हमारी पार्लियामेंट ने, यानी कि हमारे संसद ने एक कानून पास किया, एक लॉ पास किया, जिसका नाम क्या था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ठीक है, ये कब पास हुआ? 1987 में। और इसी कानून के थ्रू 9 नवंबर 1995 यानी कि 9 नवंबर 1995 को क्या बना दिया गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसी को ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, नलसा। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नलसा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए भाई। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और ये कहाँ पर है भाई, ये है आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि इसको बनाने का मुख्य कारण क्या था, मेन रीजन क्या था, आखिरकार नालसा को क्यों बनाया गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं भाई कि नालसा बनाने का कारण क्या था। तो जो हम लोगों ने नीड देख लिया, बेसिकली उसी नीड को हम लोग पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे नालसा बनाने का जो कारण था, जो एम था, जो उद्देश्य था, उसकी अगर बात करूं तो लोगों को क्या प्रोवाइड करना है, कमजोर वर्ग यानी कि जो वीकर सेक्शन। देखो इसलिए मैंने वीकर सेक्शन में क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको फ्री एंड कंपिनेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि उनको सक्षम एवं निःशुल्क विधिक सहायता आपको प्रोवाइड करानी है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि भाई ये सक्षम क्या होता है। ठीक है, देखो लीगल तो आप समझ पा रहे हो भाई कि किसी प्रकार की कानूनी सहायता। ठीक है, पर अगर मैं आपसे बात करूं सक्षम, तो सक्षम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि उनको उनकी इच्छा के अनुसार एडवोकेट यानी कि वकील प्रोवाइड कराना। क्योंकि आप जानते हो भाई वकील जो होंगे बहुत महंगे होंगे, तो उनको ये लोग एफर्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो महंगे वकीलों को भी दिलवाना एक इसका उद्देश्य था कि भाई जो गरीब से गरीब आदमी वो अपनी इच्छा अनुसार अपने वकील कर पाए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ पा रही होगी। तो उनको अपनी इच्छा अनुसार एडवोकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रोसेस होगी कानूनी वो भी उनके लिए पूरी तरीके से क्या होगी, फ्री होगी। यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाएगा वो भी उनको फ्री में दिया जाएगा। तो ये मेन एम था किसको बनाने का, नालसा। यानी कि आप बोल सकते हो कि कमजोर वर्ग के लोगों को भी क्या दिलाने की बात हो रही थी, तो आंसर हो जाएगा जस्टिस यानी कि न्याय। तो मेन कारण तो ये था कि भाई हाँ जस्टिस हमको दिलाना, न्याय हमको दिलाना है, इसलिए हम लोगों ने क्या बना दिया है, नालसा बना दिया है। अब हम लोग आगे बात करें। अब अगर फ्रेंड्स हम लोग आगे बात करें तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं नालसा का। देखो अगर मैं बात करूं नालसा का, तो इसमें अगर हम लोग बात करें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब नालसा में जो हम लोग मेन जो अथॉरिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अब इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनके अंडर में कौन आता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको आप बोलोगे राज्य विधि सेवा प्राधिकरण। और इसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उस राज्य में जो उच्च न्यायालय होगा उसके मुख्य न्यायाधीश। देन इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और इसके हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश। और इसके भी नीचे अगर हम लोग जाएं तो हमको जो देखने को मिलता है वो क्या है भाई, तालुका लेवल पे अगर हम लोग बात करें तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं कि जो इसके हेड होंगे वो कौन होंगे, तो देखो इसके जो हेड होते हैं सीनियर सिविल जज होते हैं यानी कि वरिष्ठ सिविल जज होते हैं। और वरिष्ठ सिविल जज जो होते हैं वो कौन से, तो याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ाया था। तो यहाँ पर होगा क्या, जो सबऑर्डिनेट जज के जो कोर्ट होते हैं है ना, जो सबऑर्डिनेट जज का जो कोर्ट होता है यानी कि जो अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है, उसके जो आप बोल सकते हो जो सीनियर सिविल जज होंगे वो इसके हेड होते हैं तालुका लेवल पे। तालुका या फिर आप इसको तहसील बोल सकते हो, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो ये क्या था भाई, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इसको अपन ने क्या बोला, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, या फिर इसको आप तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण कह सकते हो। और इसके हेड होते हैं सीनियर सिविल जज होते हैं। ठीक है, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होंगे, और ये न्यायाधीश कहाँ पे बैठते हैं, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट में यानी कि अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में बैठते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे एक बात और आपको मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि भाई जो मेन मुद्दा क्या था, देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो पावर दी गई हो किसको दी गई होगी, आप समझ रहे हो, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को। और नेशनल लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है यही तैयार करती है एक प्रकार का आप बोल सकते हो फ्रेमवर्क। ठीक है, यही क्या प्रोवाइड कराती है, फ्रेमवर्क, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो एक ढांचा प्रोवाइड कराती है। और ये ढांचा किसको देगी भाई, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। समय समय पे कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, और ये सारा कुछ किसको देगी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। और इसका काम होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, तालुक लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी उन चीजों को क्या कराए भाई, आप बोल सकते हो व्यवहार में लाए, मतलब उनको अप्लाई करवाए। ठीक है, तो आप देखो कि एनएलएसए ये पूरा काम करवाता है किसके थ्रू, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग बात करें थोड़ी सी आगे, तो यहाँ पर देखो अब हम लोग देखेंगे फंक्शन। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं, कार्य की बात करूं नालसा के, देखो मेन काम तो क्या है भाई, जस्टिस प्रोवाइड करवाना यानी कि न्याय दिलाना। अब न्याय दिलाने के लिए ही इन्होंने जो काम करने हैं, जो इनके फंक्शन है वो देखते हैं। पहला काम वही है, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस देना है, यानी कि निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा आपको देना है। अब देखो यहाँ पे मैं वही बात कर रहा था, जो यहाँ पे आप अगर बेसिकली आप समझे, ये इस पूरी लाइन को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी यहाँ पे एडवोकेट होगा, है ना, जो भी यहाँ पे एडवोकेट होगा उसकी फी बोल सकते हो, यानी कि जो वकील होगा उसकी फीस आप बोल सकते हो। किसी भी प्रकार का जो क्या होता है भाई, पेपर वर्क होता है, वो पूरे जो उसका भी खर्चा दिया जाएगा। ठीक है, इवन आप ये सोच लो, जो पेपर को जो प्रिंटिंग भी कराई जाती है, ठीक है, किसी प्रकार की प्रिंटिंग भी कराना है, उसका खर्चा भी यहीं से आएगा। मतलब आप समझ पा रहे हो क्या, कि कोशिश ये है कि जो गरीब व्यक्ति होगा उसका एक भी रुपया यहाँ पे ना लगे। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडवोकेट का खर्चा भी जा रहा है, पेपर वर्क भी जा रहा है, प्रिंटिंग तक का पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस देना, निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा देना। ठीक है, और यहाँ पर मेनली से मतलब ही क्या था कि एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा एडवोकेट प्रोवाइड करना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसी का एक और काम है लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाना, यानी कि लोक अदालत को हम लोग बात करें तो आयोजन करवाना। और लोक अदालत का हम लोग एक अलग से लेक्चर पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप इतना समझ लो, लोक अदालत में क्या किया जाता है, दो पार्टी के बीच में सेटलमेंट होता है, यानी कि समझौता। यानी कि अगर कोई मामला समझौता के काबिल होता है, सेटलमेंट के काबिल होता है, तो वो कहाँ पे भेजा जाएगा, लोक अदालत में। ठीक है, और यहाँ पे तो सब कुछ लगभग फ्री में ही होता है। ठीक है, सब कुछ फ्री में होता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब बिना किसी खर्च के आप लोग आपस में सब कुछ सेटलमेंट कर लोगे, और ये मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, अगली बात करें अगर हम लोग की, उसके बाद क्या है भाई, तो जो लीगल अवेयरनेस होती है, यानी कि जो विधिक जागरूकता होती है, उसको डेवलप करना। आप ये बोल सकते हो कि जितने भी आप बोल सकते हो जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, उन लोगों में भी आप बोल सकते हो कि भाई जो विधिक जागरूकता है उसको डेवलप करवाने का काम भी नालसा का होता है, कि वो भाई इस तरीके से मतलब जो भी चीज़ें बनाएगा। तो जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो राज्य विधिक जो सेवा प्राधिकरण है, वो पूरे रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में भी क्या करेगा भाई, लीगल अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाने का काम करवाएगा, यानी कि विधिक जागरूकता करवाएगा। इसके लिए समय समय पे वो लोग चीज़ें, कार्यक्रम तय करते रहते हैं। ठीक है, ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये उसके फंक्शन थे। अब सवाल ये उठता है कि भाई जो फ्री लीगल सर्विसेज है ना,
जो मुफ्त में आपको मैं ये बोल सकता हूँ जो विधिक सहायता है जो दी जा रही है, तो क्या सबको मिलेगी? आप सपोज करो, मैंने जो भी केस पढ़ा है, आपको जो रिच पर्सन है, सपोज करो मुकेश अंबानी, अगर उनको कोई केस लड़ना है तो क्या उनको भी मिलेगी? तो नहीं, याद रखना इसकी भी कंडीशन है, ये सबको नहीं मिलती है। अब इसकी जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। या तो बंदा या बंदी क्या होना चाहिए भाई? शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, और या फिर किससे बिलोंग करना चाहिए? शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो एससी हैं आप या फिर एसटी हैं तो आप लोग को फ्री लीगल जो एड है, जो फ्री लीगल सर्विसेज है वो दे दी जाएंगी, ठीक। या फिर आप देखो ये सारे के सारे क्या, किसी भी इनमें से किसी में भी आप एप्लीकेबल हो फ्री लीगल सर्विसेज के लिए। या फिर आप विक्टिम हो, शिकार हो किसके? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 23 में जो बात की गई है उससे रिलेटेड, ठीक है। अनुच्छेद क्रमांक 23 में जो बातें कही गई उससे रिलेटेड। तो आप जानते ही हो ह्यूमन ट्रैफिक यानी कि मानव तस्करी से रिलेटेड बातें उसमें। दूसरा उसमें किसके ऊपर बात की गई है? फोर्स लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी। अगर आप ह्यूमन ट्रैफिक के या फिर फोर्स लेबर के शिकार हो, विक्टिम हो, तो भी आपको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेगी, यानी कि मानव तस्करी के केस में भी और बंधुआ मजदूरी के केस में भी आपको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेंगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए ये पूरी तरीके से फ्री है भाई, उनको भी फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएंगी। देन हम लोग बात करें, या फिर देखो ये मैं सब में मैंने और इसलिए लिख रखा है कि इनमें से किसी भी केस में अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, आगे अगर हम लोग इसमें बात करें तो देखो जो मेंटली इल होते हैं, मतलब जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनको भी मिलेगा। जो विकलांग होते हैं यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको भी फ्री लीगल आप बोल सकते हो जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो और कौन कौन से लोग हैं भाई कि जिनको ये फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, जो लोग विक्टिम होते हैं यानी कि शिकार होते हैं किसका? मास डिजास्टर का, बहुत ही बड़े पैमाने पे कोई आपदा आ गई हो, दंगों की बात करें, है ना, बाढ़ आ गई हो, या फिर सूखा पड़ गया हो, या फिर अर्थक्वेक भूकंप आ गया हो, या फिर किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जैसे कि आप देखो जो विशाखापट्टनम में यानी कि वाइजैग में जो एलजी के प्लांट में हुआ, ठीक। अब सपोज करो जो आसपास के गांव वाले हैं वो लोग बोले कि भाई हमको इसके तौर पे कुछ चाहिए, ठीक है, हमारे साथ में बहुत गलत हुआ है, हमारे लोगों की मौत हो गई और कंपनी ना दे रहे, तो फिर ऐसे लोग भी अगर केस करेंगे तो क्या होगा भाई? उनका पूरा खर्चा है जो यहीं से आ जाएगा, है ना। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इसके थ्रू प्रोवाइड करवाएगी उनको। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। या फिर देखो इंडस्ट्रियल वर्कमैन यानी कि जो औद्योगिक जो आप बोल सकते हैं जो मजदूर होंगे, आप समझोगे जो एलजी की जो कंपनी थी वहाँ पे जो वर्कर्स हो रहे होंगे, अब उनकी सपोज कर लो वो विकलांग हो गए होंगे या फिर किसी की मौत हो गई होगी, तो उनको भी अगर आप बात करें तो कंपनसेशन चाहिए होगा, हर्जाना चाहिए होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो उनको भी पूरी तरीके से फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएंगी। अब सपोज करो कोई जो पर्सन है वो कस्टडी में है यानी कि पुलिस की हिरासत में, तो अगर वो पर्सन जो है वो पुलिस की हिरासत में है, ऐसे केस में क्या होगा भाई? उसको भी क्या दी जाएगी भाई? फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होगे। अगर कोई बंदा या बंदी हिरासत में है तो उसको क्या दी जाएंगी? फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक। अगली बात करें, अगर कोई पुअर हो यानी कि गरीब हो। अब पुअर या गरीब के लिए जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है कि उसकी एनुअल इनकम कितनी है, उसकी वार्षिक आय कितनी है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, ठीक है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले तो सबके लिए कॉमन है, अगर आपका कोई जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो आपकी एनुअल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो आप क्या हो भाई? आपको फ्री लीगल सर्विसेज मिल सकती हैं, ठीक है। पर आपकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। बाकी अदर कोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो वो डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है, जो राज्य सरकारें होती हैं या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका प्रशासन डिसाइड करता है कि कितने तक की जो इनकम वाले लोग होंगे उनको फ्री लीगल सर्विस दी जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से कम है तो आप लोग एलिजिबल हो। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो भी आप लोग एलिजिबल हो। तो मतलब बेसिकली ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है या फिर यूनियन टेरिटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कितने तक में मिलेगा। अब सपोज करो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है तभी आपको फ्री लीगल एड दी जाएंगी, यानी कि फ्री लीगल सहायता दी जाएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग 1 लाख से कम, आपके 3 लाख से कम है तो ही आपको यहाँ पे मिल रही है। बिहार की बात करें देखो यहाँ पे 1.5 लाख, महाराष्ट्र की बात करो 3 लाख, छत्तीसगढ़ की बात करो तो 1.5 लाख। अब देखो पुडुचेरी का मैंने जानबूझ के डाला है, कितना है भाई? 9,000,
है ना, 9,000 रुपये। तो अगर बात करें तो ये सबसे कम है, आपको देखने को मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि भाई वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या चाहता है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जाम्पल लेना है मुझे दिल्ली का। अब दिल्ली का क्यों लेना है, क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है, नॉर्मल केसेस में क्या है, 1 लाख से अगर आप नीचे हैं तो आपको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेगी। पर अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, सीनियर सिटीजन मतलब होते हैं वरिष्ठ नागरिक, और सीनियर सिटीजन के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 60। तो जितने भी स्टेट हैं उन सभी में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए क्या है भाई, लीगल सर्विसेज फ्री हैं। पर दिल्ली ने कानून बना रखा है कि इनकी इनकम 2 लाख से अगर कम होगी तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देखो ये थोड़ा सा अलग है, बाकी किसी भी स्टेट ने ऐसा कुछ नहीं किया है ना। उनको जितने भी सीनियर सिटीजन है सबके लिए पूरी तरीके से फ्री रखा गया है, पर यहाँ पर देखो 2 लाख से कम होना चाहिए। पर अगर हम दूसरी तरफ यहाँ पे बात करें जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, इनके बारे में बात करें तो इनका भी ये रखा गया कि भाई 2 लाख से कम होना चाहिए। तो आप देखो कि भाई अलग अलग जो गवर्नमेंट है ना, वो अलग अलग रूल बनाती। तो फ्रेंड्स आई होप आपको नालसा के बारे में पूरा चीज़ें जो है वो समझ में आ गया होगा।